वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से बहुत अच्छे से इसको हम आज कवर करने वाले हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अगर बात करें तो ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ये डिमांड का सबसे पुराना सिद्धांत है। डिमांड का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे हिंदी के अंदर गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। ध्यान रखिएगा कि ये जो है डिमांड का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जो कि किनके द्वारा दिया था? गिवन बाय जो किसके द्वारा दिया गया? गिवन बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ध्यान रखिएगा, ये डिमांड का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जो कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे इनके माध्यम से इसको दिया गया था। क्योंकि क्या है कि सिद्धांत का जो अंतिम रूप है, सिद्धांत का जो अंतिम रूप है ये दिया गया मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया मार्शल के द्वारा। इसलिए इसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को मार्शल ने जो अंतिम रूप दिया, इस वजह से इसको मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है, अन्य नाम लिख देते हैं यहाँ पर। अन्य नाम, अंतिम रूप जिसने दिया उसके नाम से इसका एक अन्य नाम हुआ, जिसको बोलते हैं मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसे मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपके सामने आए तो इसको बोला जाएगा मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस, ध्यान रखिएगा। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, जिसको डिमांड का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्टों के द्वारा दिया गया था। सॉरी, अगर बात करें इसके अंतिम रूप की तो ये दिया गया था मार्शल के द्वारा। इसलिए इसका अन्य नाम है मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण, यानी मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो मार्शल ने जो इसका अंतिम रूप दिया, ठीक है, तो मार्शल ने क्या है कि इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं बतलाई। ठीक है, मार्शल ने क्या किया? कुछ इसके एजम्पशंस जो थे उनके बारे में बतलाया। चलिए इन मान्यताओं को देखते हैं। पहली बात कि मार्शल ने ये कहा कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये सिद्धांत कब काम करता है? जब क्या हो कि जो कंज्यूमर जो है, ये कंज्यूमर क्या होना चाहिए? ये रेशनल होना चाहिए, यानी कि तर्कपूर्ण व्यवहार करता हो, रेशनल होना चाहिए। कंज्यूमर क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। साथ ही साथ में क्या है कि वो अपने जो कोई भी गुड्स हैं उस गुड्स से मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करता हो। मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करता हो, यानी
कि अधिकतम यूटिलिटी प्राप्त करता हो या फिर करना चाहता हो, या फिर करना चाहता हो। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो है जो कंज्यूमर होता है वो क्या कि उसका व्यवहार कैसा होता है, रेशनल होता है, तर्कपूर्ण होता है, ठीक है। और वो है क्या करता है, मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करता है, ठीक है, या फिर करना चाहता है। अगर दूसरे एजम्पशंस की बात करें तो क्या है कि किसी भी जब गुड्स का हम कंजप्शन करते हैं, किसी भी गुड्स का जब हम क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, यानी कि उसका जब उपभोग करते हैं, ठीक है, तो उपभोग से प्राप्त जो यूटिलिटी होती है, उपभोग से जो प्राप्त यूटिलिटी होती है, ठीक है, तो ये इस यूटिलिटी का क्या है, परिमाणात्मक, इस यूटिलिटी का क्या है, परिमाणात्मक माप संभव होता है, ठीक है। जो भी गुड्स हैं जब उस गुड्स का हम कंजप्शन करते हैं तो उससे जो प्राप्त यूटिलिटी होती है, उस यूटिलिटी का हम परिमाणात्मक जो माप संभव होता है इसका, ठीक है। इस और इनका क्या है कि कार्डिनल नंबर में इनको व्यक्त किया जा सकता है, यानी गणनावाचक संख्याओं में इसको व्यक्त किया जा सकता है, तथा इसे कार्डिनल नंबर में व्यक्त किया जाता है या जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो एजम्पशंस हो गए, पहली और ये दूसरी। तीसरे की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव में ये कैसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मुद्रा की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो मुद्रा की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये यूटिलिटी क्या होती है, स्थिर होती है। ध्यान रखिएगा, मुद्रा यानी कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। ध्यान रखिएगा। पांचवी इसकी मान्यता की बात करें, ये नियम कब काम करेगा, जब यूटिलिटी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। यूटिलिटी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी कि यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट। ध्यान रखिएगा, यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अर्थात क्या होता है कि कोई भी जो कंज्यूमर है वो एक गुड का उपभोग जो है, ठीक है, उसे यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए करता है, ठीक है, और वह उसी वस्तु पर उस पर निर्भर रहने, उसकी जो मात्रा है उसी पर निर्भर रखता है। यानी कि उसको भूख लग रही है तो उसको रोटी खानी है तो वो फिर रोटी पर ही निर्भर रहेगा, तब जाकर ही जो है अपना ये वाला जो नियम है काम करेगा। अगर वो रोटी की जगह कुछ और चीज़ खा लेता है तो फिर ये वाला नियम काम नहीं करता, ठीक है। अगर एक और एजम्पशंस की बात करें तो क्या है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है, ये कार्डिनल जो एनालिसिस है, एनालिसिस जो है, इसमें जो यूटिलिटी होती है, इसमें जो यूटिलिटी होती है वो योगात्मक होती है। क्या होती है, ध्यान रखिएगा, क्या होती है, योगात्मक होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को जोड़कर, विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को जोड़कर जो आपने खरीदी है, कोई भी जो जितनी भी वस्तुएं, ठीक है, तो उनके उपभोग से जो प्राप्त यूटिलिटी होगी उनको ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त यूटिलिटी को जोड़कर हमने जो
समस्त वस्तु खरीदी उनके उपभोग से प्राप्त टोटल यूटिलिटी को प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ चुका है। ये आ गया है कि ये टोटल यूटिलिटी, ठीक है, और इसके साथ साथ ही एक और चीज़ हमारे सामने है, मार्जिनल यूटिलिटी। दो चीज़ें हमारे पास में हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कुल उपयोगिता। पूरा फोकस रखिएगा इधर। कुल उपयोगिता। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसको बोला जाता है सीमांत उपयोगिता। चलिए दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अगर एक तरह से मैं देखा जाए तो जो किसी भी कंज्यूमर के द्वारा, किसी भी उपभोक्ता के द्वारा जो कोई भी वस्तु की जो इकाइयों का उपभोग किया जाता है, ठीक है, और उस उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? वो टोटल यूटिलिटी कहलाती है। यानी कि वस्तु की सभी इकाइयों से के उपभोग से, वस्तु की यानी कि गुड्स के, गुड्स जो हैं इसकी जो जितनी भी यूनिट हैं, इस यूनिट के कंजप्शन, इस यूनिट के कंजप्शन से जो प्राप्त हमें होती है यूटिलिटी, ठीक है, जो प्राप्त यूटिलिटी होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। दोबारा से देखिए, गुड्स की जो यूनिट है, यानी कि गुड्स की, किसी कंज्यूमर के पास में गुड्स की जो यूनिट है, उस यूनिट के कंजप्शन करने से जो प्राप्त यूटिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? टोटल यूटिलिटी कहलाती है। यानी कि यहाँ पर गुड्स की सभी जो यूनिट हैं, ठीक है, उनके कंजप्शन से जो यूटिलिटी प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए कि कोई कंज्यूमर है, ठीक है, तो कंज्यूमर जो हैं वो गुड्स की जो हैं वो कुल m यूनिट का उपभोग करता है। कितनी यूनिट का? m यूनिट का उपभोग करता है, यानी कि कंजप्शन करता है। तब जो m यूनिट हैं, इस m यूनिट से प्राप्त टोटल यूटिलिटी जो है, इस m यूनिट से प्राप्त जो टोटल यूटिलिटी है ये कहलाएगी कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी। ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंज्यूमर जो है, जो कि किसी भी वस्तु की m यूनिट का कंजप्शन करके उसको जो प्राप्त यूटिलिटी होती है वो क्या कहलाती है? टोटल यूटिलिटी कहलाती है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी होती है ये मार्जिनल जो यूटिलिटी है, ठीक है, ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी जो है इनका जोड़ होता है, इनका योग होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? इनका योग होता है। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इन सब के जोड़ने से, मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ने से क्या बनेगा? टोटल यूटिलिटी बनेगा। मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ने से क्या बनेगा? टोटल यूटिलिटी बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कोई भी वस्तु की जो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, यानी कि किसी भी गुड्स की
एडिशनल यूनिट जो है, एडिशनल यूनिट जो है, गुड्स की एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से, ध्यान रखिएगा, कंजप्शन से प्राप्त जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी है, इसमें जो वृद्धि होती है, इसमें जो वृद्धि होती है उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। दोबारा से इसको फोकस करिएगा कि कोई भी जो गुड्स की जो एडिशनल यूनिट हैं, यानी कि जो अतिरिक्त इकाई हैं, अतिरिक्त इकाई हैं, ठीक है, तो इस इकाइयों से के कंजप्शन करने से जो टोटल यूटिलिटी प्राप्त होती है, जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, और इस टोटल यूटिलिटी में जो वृद्धि होती है, ये कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। इसे क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो हमने एक फॉर्मूला इधर लगाया था, इस फॉर्मूले के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स की एम यूनिट से, गुड्स की एम यूनिट से, गुड्स की एम यूनिट से प्राप्त टोटल यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी तथा M-1 यूनिट से प्राप्त टोटल यूटिलिटी का अंतर होता है। थोड़ा सा देखिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स की एम यूनिट के या फिर से प्राप्त टोटल यूटिलिटी तथा M-1 यूनिट से प्राप्त टोटल यूटिलिटी का क्या होता है? अंतर होता है। इसको फॉर्मूले में इस तरह से लिखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी M बराबर टोटल यूटिलिटी M माइनस टोटल यूटिलिटी M-1। इसमें क्या निकल के आ जाएगा? अपना मार्जिनल यूटिलिटी निकल के सामने आ जाएगा। अब बात आती है कि ये क्या है? ये तो अपना हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम यूनिट, ठीक है। ये हो गया टोटल यूटिलिटी ऑफ एम यूनिट, और ये क्या है? टोटल यूटिलिटी ऑफ M-1 यूनिट। यानी कि हम अगर यहाँ पे मान लेते हैं 9, तो मार्जिनल यूटिलिटी 9 बराबर टोटल यूटिलिटी 9 माइनस टोटल यूटिलिटी 9 माइनस 1, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये आ जाएगी अपनी टोटल यूटिलिटी 9 माइनस टोटल यूटिलिटी 8, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? टोटल यूटिलिटी बराबर 1। 8 9 में से 8 माइनस जाते कितना हो गया? 1, ठीक है। बात क्लियर हुई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी वह मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध है? यूटिलिटी में संबंध, ध्यान से देखिए, ग्राफ के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनमें संबंध है।
अब आप ये देखिए, ये हमारी हो गई टोटल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है हमारा, और ये है हमारे मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका ग्राफ है। ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो संबंध है, इसमें किस किस तरह का संबंध रहता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला कि जब टोटल यूटिलिटी जो बढ़ती हैं, टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ती है घटती हुई दर से। पहला तो क्या संबंध होता है कि जो टोटल यूटिलिटी है बढ़ती है घटती दर से, एवं अब इधर देखिए आप कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्या होती है, ये जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये घटती जाएगी। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इधर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है घटती दर से, एवं मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। ध्यान दीजिएगा इधर कि टोटल यूटिलिटी जो है घटती हुई दर से बढ़ रही है, ठीक है। जबकि क्या हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, लेकिन पॉजिटिव में, यानी कि धनात्मक है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसके नीचे नहीं आएगी। हमारा पहला संबंध क्या है कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है और फिर लेकिन घटती हुई दर से, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू घटती है लेकिन पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट पे आके क्या होता है कि जो टोटल यूटिलिटी है ये मैक्सिमम होती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से एक संबंध स्थापित होता है कि जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब टोटल यूटिलिटी अधिकतम हो या फिर मैक्सिमम हो, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। इधर देखिए आप, ये मैक्सिमम है इस जगह पे टोटल यूटिलिटी, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक्स एक्सिस से टकरा चुकी है, यानी कि ये ज़ीरो लेवल पे आ चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक संबंध बनाने की देता हूँ आपकी कि जब टोटल यूटिलिटी जो है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में एक संबंध और बनता है। इसके बाद में जो है टोटल यूटिलिटी क्या होती है, गिरने लग जाती है नीचे, ठीक है। जब टोटल यूटिलिटी घटने लगती है, ज़ीरो नहीं होती है, घटने लगती है, उस वक्त क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, ये नेगेटिव में चली जाती है। किस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। तो तीसरा संबंध जो है हमारा बन गया है कि टोटल यूटिलिटी जो है घटने लगती है, तब मार्जिनल यूटिलिटी नकारात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, यानी कि वो किस में चली जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे क्या रहती है,
यहाँ पे पॉजिटिव रहती हैं, यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसमें बहुत अच्छे से हम समझ पा रहे हैं कि ये हमारा, इसको हम बोलते हैं भाग ए और ये हमारा है भाग बी। आप कंपेयर करके दिखा सकते हैं इनको कि जो पहली स्टेज है ये है हमारी फर्स्ट स्टेज जिसके अंदर क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है घटती हुई दर से, ये कंटिन्यूसली घटती जा रही है लेकिन ज़ीरो नहीं हो रही है। जब टोटल यूटिलिटी होती है मैक्सिमम हो जाती है, जब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, जब टोटल यूटिलिटी घटने लगती है, थर्ड स्टेज पे जब घटने लगती हैं तब ये क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो ये था हमारा रिलेशन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों जो संबंध हैं कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो घटती हुई दर से बढ़ती है, वैसी कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो घटती है लेकिन ज़ीरो से नीचे नहीं जाती। ठीक है, जब मैक्सिमम होती है टोटल यूटिलिटी, उस कंडीशन में क्या होता है, टोटल यूटिलिटी जब में होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो ज़ीरो हो जाती है। और जब ये इस वाली स्टेज में आती है, कौन सी वाली स्टेज में, कि जब ये घटने लगती है, उस कंडीशन में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और इसी तरह से सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।